रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होता है। चींटी, एंट, चींटी समझते हो? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? हाँ, क्लियर है। चलिए, तो जो चींटी होती है उनके मरने का संभावना ज्यादा होता है या जिंदा रहने की संभावना ज्यादा होती है? ऑब्वियसली सर, मरने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में बच्चे पैदा करती हैं, एक बार में अंडे ज्यादा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिंदा रह सकें। उसी तरीके से इंसान के बच्चों का जीवन बचने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हमें बच्चे पैदा करने की दर, क्षमता कम है, यानी कि हमारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम है। चींटी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसने पूछा था रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल? हाँ, वैभवी, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इन 12th NCERT। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जीवन भर आपका जीवन इस हेल्थ और डिजीज के आसपास भटकता रहे, आपका पीछा कभी इन बीमारियों से ना छूटे, ऐसी मेरी मनोकामना और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहे। चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस ह्यूमन के बारे में तो आप सब जानते हैं, ये दानव जो मानव रूपी है। अब दो शब्द हैं, हेल्थ और डिजीज। अरे हाँ, सही कह रहा हूं मैं। अरे मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप हमेशा हॉस्पिटल में काम करते रहो, आप हमेशा इन बीमारियों का इलाज करते रहो। तुम्हें ये बीमारियां हो, ये नहीं बोला मैंने, है ना? हाँ, दैट्स फॉर माय विशेस, नॉट बैड विशेस। तो मेरा एक सवाल, क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप सब हेल्दी हैं? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। अब कोई जो ना बोल रहा है, नॉट श्योर, है ना? कोई बोल रहे हैं आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल। तो इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए, इस कंट्रोवर्शियल को दूर करने के लिए सब लोग अपने अपने आप को हेल्दी मानते थे। कोई बोला मेरे पास इतने बड़े बड़े डोले हैं, डोला आ गया मेरा तो मैं हेल्दी हो गया, भले से मैं बुद्धि हो कि नहीं हो उस बैल बुद्धि में। किसी के पास हाथ पांव टूटे हुए हों, बोले मेरे पास दिमाग है, नहीं। तो इस तरीके से कई कंट्रोवर्शियल बातें थी। अबे साले, तुझ में कहाँ दिमाग है? तू कोई फिट है क्या? है दिमाग से पैदल है तू? तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो एक संस्था है इस दुनिया में, WHO, नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब दुनिया पूरी एक हुई, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया, जब पूरे के पूरे देश जुड़ने लगे, तो पता चला चलो हेल्थ को भी एक वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं, तो एक संस्था बनाई गई WHO, और उसने इस वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करी, हेल्थ को, है ना? अब हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, एक ऐसा इंसान जो फिजिकली, जो मेंटली और सोशली कैसा हो? फिट हो। फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। फिजिकल मतलब किसी में किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल डिस्टरबेंस ना हो, हाथ पैर सही सलामत हो, है ना? अब कोई बेचारा गंजा हो जाए, बाल उड़ जाए, तो उसको हम अनफिट नहीं कहेंगे, है ना? बोले सर इसके तो बाल ही नहीं है, तो वह तो फिजिकली फिट नहीं। वो अपना काम खुद चल फिर सकता हो, अपना काम खुद कर रहा है, किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिजिकल फिट कहेंगे। दूसरा, मेंटली। ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन की छठी औलाद हो, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति हो, है ना? ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो वो मेंटली फिट है, नहीं, सामान्य व्यक्ति जो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मेंटल रिटार्डेशन ना हो। तीसरा, सोशली, वो अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, अपने आसपास किस तरीके से रह रहा है, उसके आसपास लोग जो रहते हैं उनको किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ये सब चीजें किस में आएंगी? क्लियर? नहीं केतन, वो नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है कनक जी, मानसिक रूप से विकृत, जिसे हम
अपनी आम भाषा में जिसे पागल कहते हैं, वो मतलब है मेंटल का, है ना। चलिए, फिजिकल, मेंटल और सोशली जो फिट होगा उसको हेल्थी माना। ऐसा डेफिनेशन क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, कोई किसको हेल्थी मानता था, कोई किसको हेल्थी मानता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने एक हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन बना दी। चलिए, जब हमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी है बेटा उसमें एक, बिल्कुल, पर वो एक अलग चीज आ गई रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हम यहाँ पे नॉर्मल फिटनेस की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं अगर आप इवोल्यूशन के नजर से देखोगे तो। क्लियर? हेल्थ की बात हो गई, तो हेल्थ का अपोजिट क्या है? डिजीज। अच्छा, क्या डिजीज का ना होना आप हेल्दी कंसिडर कर सकते हो? क्या डिजीज का ना होना सिर्फ हेल्दी कंसिडर होगा? नहीं। डिजीज ना हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो, वो एक पर्सन हेल्दी होगा, जो आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम सबको किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है हमारे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हम अनहेल्दी ही हैं। चलिए, डिजीज, डिजीज, डिस्कम्फर्ट, ईज, इजीनेस खत्म हो जाए, डिजीज, डी मतलब गया, इजीनेस गया। जुकाम हो गई, दिन भर हाँ ऐसे करते रहते हैं, थोड़े दिन पहले तक मैं कर रहा था, है। दस्त लग गए, आधा टाइम जीवन कमरे में बीतता है और आधा टाइम बाथरूम में बीतता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। डिजीज हो जाती है तो डिस्कम्फर्ट हो जाता है जीवन में। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या है कि क्या आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन है? क्या ऑर्गन है आपकी बॉडी में? क्या आपकी बॉडी में ऑर्गन है? हाँ सर, बिल्कुल है। क्या उसके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम है? हाँ है ना सर, बिल्कुल है। ये ऑर्गन सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन किसी भी कारण से अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम फंक्शन ना करे प्रॉपरली, डोंट फंक्शन प्रॉपरली, अगर कोई फंक्शन ना करे प्रॉपरली तो क्या होगा? अगर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन, तुम रात को कहीं खा के आए, रात भर गुड़गुड़ हुई, 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ा, एसिडिटी हो रही है, मतलब कोई डिजीज का तो पता नहीं, पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा बिगड़ चुका है, वो थोड़ा सा फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, कहते हैं हम ऐसा। तो उसने जब कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं किया, तो क्या आपको कुछ साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे? बोलो, क्या कुछ साइन और सिम्टम नजर आएंगे? जैसे पूरे रूम का माहौल गंदा करोगे, पहला। दूसरा, बोलो बोलो, साइन और सिम्टम्स आएंगे क्या? अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये साइन और सिम्टम अलग हैं कि एक हैं? सॉरी, ये साइन और सिम्टम एक हैं कि अलग हैं? अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। क्या है तो ये साइन और सिम्टम्स? जो सामने वाले को दिख रहा है वो साइन है, जो सिर्फ आपको महसूस हो रहे हैं वो सिम्टम है। समझ रहे हैं आप बात को? अरे आपके स्किन पर बड़े बड़े फोड़े हो गए, फोड़े, मोटे मोटे मस्से ऐसे फोड़े फोड़े हो गए तुम्हारे, वो साइन है। तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, ये सिम्टम है। जो ऑब्जेक्टिव हो, जिसे देखा जा सके, दैट इज साइन। जो सिर्फ तुम्हें पता चले, जो तुमको फील हो, मैं ही जानता हूं मेरे दिल का दर्द, दैट इज सिम्टम। समझ पा रहे हो? चलो, तो आपका ऑर्गन या आपका ऑर्गन सिस्टम किसी भी कारण से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कुछ साइन और कुछ सिम्टम दिखाई देंगे, और उस वक्त आप कहेंगे कि यार तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, यानी कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब मुझे डिजीज हो गई है। समझ में आया? सॉरी।
चाय ज्यादा गर्म है। क्लियर है? बोलो। समझ में आया क्या? हेल्थ और डिजीज का मतलब क्लियर हुआ भाई? चलिए, डिजीज हम सब में है, मानव की अलग है, जानवर की अलग है, प्लांट्स की अलग है, सबकी अपनी अपनी डिजीज है, क्योंकि सबके अपने अपने ऑर्गन सिस्टम है, सबका अपना अपना खान पान है, सबके अपनी अपनी फिजियोलॉजी है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में गड़बड़ी हो जाएगी तब साइन और सिम्टम दिखाई देंगे? कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं भाई। हमारा ऑर्गन सिस्टम में फिजियोलॉजी तो चल रही है। नहीं समझे? नहीं समझे? ओहो, अरे हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नॉर्मल काम कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है। उस नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस हो गई, या मैं कहूं नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तो कुछ साइन और सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप? चलिए, अब बहुत पुराने टाइम की बात लेके चलते हैं, बहुत पुराने टाइम, बीसी। बीसी गलत मतलब ना लें, है ना, समझते हैं ना, बहुत पुराने टाइम की, बिफोर एनाटॉमी कहेंगे ना सर, फिजियोलॉजी क्यों? एनाटॉमी तो बेटा, एनाटॉमी क्यों कहेंगे केतन जी? एनाटॉमी का तो मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे बोन्स वगैरह, फिजियोलॉजी कहेंगे, है ना, बिफोर क्रिस्ट, बिल्कुल उसके टाइम की बात है, लगभग 300 बीसी की बात है। तब क्या माना जाता था, हेल्थ को कंसिडर क्या किया जाता था कि जस्ट ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये सिर्फ आपके दिमाग की, आपकी सोच की और आपके शरीर की एक स्टेट है और कुछ नहीं है। हेल्थ सिर्फ माइंड और बॉडी की एक सोच, अगर वो अच्छी है तो आप हेल्दी हैं और वो अच्छी नहीं है तो आप अनहेल्दी हैं। सर थोड़ा समझाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, आपकी बॉडी और माइंड सही रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, वरना आप अनहेल्दी रहेंगे। फिर थोड़ा उन्होंने क्या किया और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स मिलते हैं। कुछ क्या मिलते हैं? ह्यूमर्स मिलते हैं। ह्यूमर्स बोले तो कुछ फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड बैलेंस अगर है, अगर वो फ्लूइड बैलेंस्ड है, मैंने बोल रहा हूं चारों फ्लूइड है, बैलेंस्ड है, तो आप हेल्दी हैं। अगर किसी भी फ्लूइड का अमाउंट कम या ज्यादा हुआ, मतलब उनका बैलेंस बिगड़ा, तो आप कैसे हो जाएंगे? अनहेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, इन बात में कोई भी प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, ध्यान से सुनेंगे। इट वॉज प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट, एनसीईआरटी की लाइन बोली है, प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट। ये सिर्फ दिमाग की एक उपज थी। 4-5 लोग मिलके बैठे, कुछ डिस्कस किया, 4-5 लोग एक मुद्दे पर पहुंचे और बोल दिए आज से हेल्थ का मतलब ये, तो मान लिया गया हेल्थ का मतलब ये। बोल दिया गया ह्यूमर कंट्रोल करेंगे, तो ह्यूमर कंट्रोल करेंगे। कहाँ ह्यूमर है, कैसे दिखते हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन रिलीज कर रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग सर। हम प्रैक्टिकल की बात नहीं करते, वी आर फिलोसोफर्स, वी आर नॉट साइंटिस्ट। तो ह्यूमर्स की बात की गई कि इन ह्यूमर्स का अगर बैलेंस बना रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, इन ह्यूमर्स का अगर बैलेंस बिगड़ा तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, ह्यूमर्स मतलब बॉडी के फ्लूइड्स। 4 फ्लूइड्स की बात करी, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेम। फ्लेजम नहीं पढ़ते हैं इसको, फ्लेम पढ़ते हैं। ये 4 बॉडी फ्लूइड्स की बात इन्होंने कही कि ये 4 बॉडी फ्लूइड्स हैं, सही रहे तो आप हेल्दी हैं, कोई बिगड़ा तो अनहेल्दी हो जाएंगे। क्या बोला इन्होंने कि ब्लैक बाइल जो है वो एक अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर जिनमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा, जो ब्लैक बाइल वाले लोग होंगे वो हॉट पर्सनैलिटी के होंगे मेरी तरह, सॉरी, और उनको क्या रहेगा? बुखार रहेगा, गर्म स्वभाव के रहेंगे, समझ रहे? गर्म स्वभाव के रहेंगे, उनको फीवर रहेगा। ऐसी उन्होंने बात बोली। और ये बात बोलने वाले थे ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स। कौन थे? ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स।
हिप्पोक्रेट्स, सॉरी फॉर दैट जोक, हिप्पोक्रेट्स। और इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, नॉट थ्योरी, इट्स अ हाइपोथेसिस, जिसका कोई बेस नहीं था, कोई प्रैक्टिकल बेस इसका नहीं था। समझ पा रहे हैं आप? हाइपोथेसिस थी। फिलोसोफर लोग क्या करते हैं, दिन में 100 बातें बोलते हैं, 2-4 सही निकल गई तो जिसकी सही निकल गई उसके लिए तो वो भगवान हो गया। अरे है कि नहीं? जाओ आज तुम में से एक को घर जाके समोसा मिलेगा, मतलब तुम्हारे पापा समोसा लेके आएंगे, एक आध 100 बच्चे 150 बच्चे को एक तो आएगा, तो यार सर तो भविष्यवाणी जानते हैं। तो इस तरीके की बातें करते हैं। समझ में आई चीज? बता ना कल किस किस के घर समोसा आया। इधर देखो, क्लियर आए यहां तक बात समझ में? और ऐसी कुछ बात हमारा इंडियन आयुर्वेद सिस्टम भी करता था। आपने नाम सुना होगा वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, है ना, वात पित्त कफ। ये 3 फ्लूइड आयुर्वेद बताता था। तो ऐसी बात हिप्पोक्रेट्स ने करी, वैसी कुछ बात इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने करी, है ना। हिप्पोक्रेट्स ने तो बहुत ज्यादा एंशिएंट बात कर दी थी, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम उससे अच्छा है कंपैरेटिवली। लेकिन बातें कुछ ऐसी थी कि आपके अंदर फ्लूइड्स का अमाउंट ऊपर नीचे होता है तो आपको डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ऐसी ऐसी बात बोल दी। अब जब तक हमारे पास कोई नई बात नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, उसी बात को मानते रहते हैं, ठीक है साहब ऐसा होगा। फिर आया विलियम हार्वे। ही वॉज इंग्लिश फिजिशियन, ब्रिटिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे। और इन भाई साहब ने डिस्कवरी करी थी ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन की, ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन की। और भाई साहब इन्होंने नब्स पकड़ ली, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खोल लिया इन्होंने कि ऐसा ऐसा होता है, हार्ट वेन आर्टरीज वगैरह सब बता दी इन्होंने। यहाँ से यहाँ ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है तुम्हारे शरीर में, जो कुछ है ब्लड है, सभी सर्कुलेट ये कर रहा है, हार्मोन हो कुछ भी हो, हीट भी यही मैनेजमेंट कर रहा है, हीट भी डिस्ट्रीब्यूट यही कर रहा है ना। ब्लड ठंडा पड़ गया, ब्लड गर्म हो गया, कहते हैं अपन। तो इन्होंने भाई साहब ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, पूरा बॉडी खोल के देख लिया। तो इन्होंने क्या कि भाई साहब ऐसा ब्लैक बाइल जैसा कुछ नहीं होता, ये सब आपके दिमाग की उपज है। मैंने सबका डेमोन्स्ट्रेट किया है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया है सबका, जो कि आपने कहा कि ब्लैक बाइल है। अब ये ब्लैक बाइल क्या है, ब्लैक बाइल क्या है? तो भाई ब्लैक बाइल के लिए बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। पहले लोग मानते थे ब्लैक बाइल होता है, फिर कुछ लोग कहते थे कि किडनी और स्प्लीन से रिलीज होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ब्लैक बाइल जैसा आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता। ब्लैक बाइल बॉडी में जैसा कुछ भी नहीं होता। बाइल होता है जो लीवर से सीक्रेट होकर गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल होता है ना, लेकिन ब्लैक बाइल जैसा एज सच कुछ भी नहीं होता। और अगर है भी, मान लो है भी, मैंने तो नहीं मिला, मुझे तो मैंने पूरी बॉडी खोल के देखी, मुझे नहीं मिला, लेकिन आप मान रहे हैं भी, तो इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है कि ये आदमी को गर्म कर देगा, नहीं। ये आपका हाइपोथैलेमस है, बेताब सुना होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है, वो है जो कुछ है आपके बुखार आने में, आपको ठंडा करने में। ब्लैक बाइल का एज सच कोई रोल नहीं है। तो इस विलियम हार्वे ने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को कंप्लीटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो बॉडी में जो कुछ है ब्लड है, लिम्फ भी जो बनता है वो ब्लड ही तो फिल्टर होके लिम्फ बनता है। तो इन्होंने कहा कि बॉडी में जो कुछ है ब्लड है, उसकी सेल्स हैं, उसमें ही सब कुछ है आपका, है ना। तो वही अगर ब्लड सेल अच्छी हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर हम वो आगे पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। पुराने टाइम पे हेल्थ की कोई परिभाषा नहीं थी, लोग मानते थे कि बॉडी और माइंड की एक स्टेट है जो कुछ ह्यूमर से कंट्रोल होती है, ह्यूमर बैलेंस रहे, फ्लूइड बैलेंस रहे तो हम हेल्दी रहेंगे। इस तरीके से जन्म हुआ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का। कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं था, इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। किसके थ्रू? विलियम हार्वे के थ्रू। किसने डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन की? विलियम हार्वे ने। चले आगे। चलिए अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या है, मैंने आपको बता दिया, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ना। ये तो होगा ही होगा, साथ में कोई डिजीज भी नहीं होनी चाहिए, कोई वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ ये हेल्दी होने का मतलब आप ये नहीं लेंगे कि आप
स्ट्रोंग हैं या आपके पास कोई डिजीज नहीं है, इसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली और सोशली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ठीक है सर, हम हेल्दी होना चाहते हैं, हम हेल्दी होंगे तो क्या होगा? अरे आप हेल्दी होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सर मेरा देश का क्या लेना देना, मैं तो ये भी देश छोड़ के जाऊंगा। अरे भैया तुम हेल्दी रहोगे मतलब आम जनता हेल्दी रहेगी, तो हमारी सरकार को कम से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के ऊपर। जब वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर कम पैसा खर्च करेगी तो कहीं और वो पैसा लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, तो देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिकली मजबूत बनेगा। अगर देश के आधी से ज्यादा पब्लिक बीमार रहेगी तो रोज छुट्टी लेगी, ऑफिस नहीं आएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हो जाता है कभी कभी, है ना, लेकिन ज्यादा टाइम तक बीमार रहे, है ना, तो उस हेल्थ सेक्टर में अगर हम अच्छे रहें, हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखें, हम रोज ऑफिस आए, उसको प्रोडक्टिविटी दें, तो देश को प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम एक आम इंसान की हेल्थ भी इस देश की हेल्थ से जुड़ी हुई है। क्लियर है बात? अब ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई, हम भी पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। डाबर आमला, सॉरी, नेहा शांति वाला। तो हेल्थ की बात करते हैं, तो हम समझ में आ गए सर, अब हम पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो बताओ फिर हम हेल्दी कैसे रहें? तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो हेल्थ है वो आप मेंटेन रख सकते हैं कुछ चीज़ों को अपना के और कुछ चीज़ों को हटा के। जैसे कि सर कि आप रोज अच्छा खाना खाइए, आप लोग घर में बैठे हैं, आपको मम्मी के हाथ का खाना मिलता है, तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं मम्मी समोसे बनाओ, पिज्ज़ा बनाओ और ये बनाओ, आज यहाँ जाना, नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, पानी पियो और मस्त रहो, यही बैलेंस डाइट है। भारतीय खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, गर्म है, शुद्ध है, साफ है, डाइजेस्टेबल है, सब चीज है उसमें, जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स और मिनरल्स, जो भी आप सब बातें बोलते हैं एक बैलेंस डाइट में, वो सब आपके इंडियन फूड में प्रेजेंट है। तो आप रोज उसको लीजिए, सुबह शाम लीजिए और एक अच्छा हेल्थ बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। दूसरा, पर्सनल हाइजीन। रोज नहाना भी जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है, साथ में नहाना भी जरूरी है, साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी है, जहाँ सो रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ झाड़ू पोछा लगना चाहिए, है ना। जिस बिस्तर पे आप रहने चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब बातें किसकी हैं? ये सब बातें हैं पर्सनल हाइजीन की। ये सब बातें किसकी हैं? पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन मतलब मैं खुद जो कुछ कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा। मैं दुनिया के कपड़े धोने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपने कपड़े तो धो सकता हूँ ना। ऐसा थोड़ी कल के मोजे उलट के पहन लिए, चलो ठीक है? कल के कपड़े गंदे हो रहे थे, धूप में सुखा दिए, सर जर्म्स ही तो मारने हैं, जर्म्स मर जाएंगे। ऐसा नहीं, साफ सुथरे रहो, मंजन करो, ब्रश करो, नहाओ धो, है एकदम बाबूजी बन के घर से निकलो। पर्सनल हाइजीन। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। अब पर्सनल हाइजीन का मतलब सिर्फ खुद को साफ रखना नहीं होता, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी साफ रखना होता है। कचौरी खा ली, कागज फेंक दिया, भाड़ में जा उठाएगा कोई नहीं, वो भी पर्सनल हाइजीन में आता है। चलिए, तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। रोज योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ भाग करो, डांस करो, स्विमिंग करो, ये सब आपकी बॉडी को मजबूत करेंगी, ये सब रेगुलर एक्सरसाइज में आती हैं। अगर आप इन सब को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब आप हेल्दी रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो डॉक्टर जो पैसा ले रहा था वो पैसा बचेगा, इकोनॉमिकली मजबूत होगे। हाँ, समझ रहे हो आप मेरी? सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सर हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं कि ये सब हम करें और हम करते भी हैं, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि भाई हेल्थ इनसे मेंटेन तो रह रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट भी कर रही है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी में है तो वो है, उस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है, उसमें वो जीन आ गया तो आ गया, वो उसमें रहेगा। दूसरा है इन्फेक्शन। हाँ, इनसे जरूर मैं बचने की कोशिश कर सकता हूँ, हालांकि बचना मुश्किल है लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। जैसे आज के टाइम पे मैं मास्क लगा सकता हूँ, हाथ धो के खाना खा सकता हूँ, किसी चीज को छूने से पहले हाथ धोऊं या छूने के बाद हाथ धो सकता हूँ, सैनिटाइज कर सकता हूँ। बाजार जा रहा हूँ, गोलगप्पे वाला दिखा, है कि नहीं,
चलो भैया गोलगप्पे लगा दो। भैया ने थोड़ी देर पहले पसीना आ रहा था, भैया के ऐसे थोड़ी लग रहा है, उन्होंने सब पसीना वसीना पहुंचा, ऐसे नाक में उंगली डाल रखी थी, कान में उंगली डाल रखी थी। हाँ भाई साहब लगा दे पानी पूरी, और ऐसे पानी में जो एकदम हाथ घोल के, हाँ लीजिए प्रिया जी खाइए, अभिनव जी खाइए, अनिशा जी खाइए। तुम कह रहे हो अरे वाह भैया क्या पानी पूरी लगा, एकदम मजा आ गया, एकदम अंग अंग हमारा खिल उठा है, इतना शानदार आप पानी पूरी बनाए हो। अरे ससुर का नाती वो तुम्हारा पसीना खिला रहा है, ये इन्फेक्शन होगा तुमको, तो थोड़ा साफ सफाई रखो, है ना। हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे जितने भी मेरे भाई लोग इधर बैठे हैं, दाढ़ी बनाने जाते होंगे, कटिंग कराने जाते होंगे पार्लर्स पर, सॉरी सैलून्स पर, तो उसको बोल दो ना, उसको करने वाले को, बार्बर को बोल दो कि भैया ये जो आप उस तरह यूज कर रहे हैं, इसको साफ करें, इसको सैनिटाइज करें, इसकी ब्लेड चेंज करें, तो अभी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यानी कि आपकी थोड़ी सी समझदारी आपका जीवन बचा सकती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? समझ पा रहे हैं क्या? तो ये इन्फेक्शन से बचा, हमें पता है कि इन चीज से अफेक्ट हो रही है लाइफ, तो क्यों ना मैं इनकी थोड़ी सावधानी रख लूं। थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जान पर बन के आ सकती है, तो कृपया ध्यान रखें, है ना। बाइक पे चल रहे हैं, हेलमेट लगा ले, बच जाएंगे। ये सब चीजें आती है। तीसरी चीज आती है लाइफ स्टाइल। सर ये तो हमारा बहुत शानदार है, हम ब्रांडेड जूते पहनते हैं, बड़ा फोन रखते हैं, महंगी गाड़ी रखते हैं। अबे नहीं, वो लाइफ स्टाइल की बात नहीं हो रही है। कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसी सोच रख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये सब तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, और ये सब भी तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, है कि नहीं भाई। अच्छे टाइम पे सो जाओ, रात को 2 बजे तक पबजी खेलना, इंस्टाग्राम चलाना इज नॉट नेसेसरी। कल इतना इंस्टाग्राम चलाया तुमने, डाउन करा दिया, बताओ। है, मैं तो 3 बार फोन रिस्टार्ट कर लिया मैंने कि यार क्या हो गया अंबानी जी, आप चल का ही नहीं रहे। फिर पता चला कि साला वो तो डाउन ही हो गया था ना। तुम सबने भी किया था स्टार्ट, मुझे पता है, कोई माने या ना माने। रहा थोड़ी जाता तुमको उसके बिना। ओ गुड कृतिका, हाँ डाउन था सर्वर। हाँ देखो, आर्यन जी बोल रहे हैं कि 6 बिलियन का लॉस हो गया मार्क जुकरबर्ग को। तो सोचो भाई साहब, सोचो वो आदमी कितना कमाता होगा। इतनी सी देर में वो एक एक स्टेप नीचे आ गया वर्ल्ड रिचेस्ट मेंस में, एक उसका जो है कम हो गया। सोचो वो आदमी क्या करता है, और तुम उसको कमा के दे रहे हो, हम उसको कमा के दे रहे हैं। कौन सा डांस देख लिया बे? हाँ स्वागत करो फिर, ठीक है। और लास्ट में आता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये बहुत खतरनाक चीज फैल रही है आज की यूथ में, स्पेशली मैं कहूं। क्यों? पीयर प्रेशर, अरे लेना कुछ नहीं होता, ले सब सही हो जाएगा एकदम, मम्मी ने डांट दिया तो एक बार खींच तो सही। ऐसा नहीं, जहर है जहर। समझ पा रहे हो? हाँ आर्यन खान पकड़ा गया ना, अब वो शाहरुख खान की औलाद है भाई, अपन गरीब है। समझ पा रहे हो? तो ये ड्रग्स और अल्कोहल हम क्यों लेते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करनी है तो हम हुक्के बार में चले गए, हुक्का चल रहा है। नहीं, क्या है, सब मोह माया है भाई साहब। और जा रहे हो तो जाओ, पहले कमा तो लो। समझ मा रहे हो मेरी बात? कूल बनना है बनो, पर पहले अपनी जेब गरम रखो, फिर कूल बनो, कोई कुछ नहीं कहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें इन ड्रग्स और एल्कोहल से बच के रहना है। तो ये सब चीजें से अगर हम बच के रहें और इन सब चीजों को अपना रहे, तो हेल्थ अपने आप आपके सामने आ जाएगी। और आप सबने सुना ही होगा, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी, सुना है? हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया में तो पैसा पैसा पैसा, 3 दिन दस्त लग जाए तुम्हारे, भगवान बस ये सही कर दो और कुछ नहीं चाहिए, बस ये सही कर दो, है ना? होता है ऐसा। उस टाइम पता चलता है हेल्थ क्या है। फिर सही हो गए, फिर वही लाइफ स्टाइल, फिर वापस बीमार हो गए, भगवान इस बार सही कर दो। भगवान भी कह रहे होंगे क्या करें इसका। चलो आगे चलते हैं। चलिए, हेल्थ की बात हो गई, बहुत डिटेल में हो गई। ध्यान रखिए आप सबका, ये अपनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोटा रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। बात करते हैं डिजीज की।
डिजीज मैं बता चुका हूं कि आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है स्टेट का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो अगर क्या हो जाए, किसी भी हार्मफुल डेविएशन में चला जाए, उसका फंक्शन नॉर्मली ना रहे, तो आपको कुछ साइन और सिम्टम आएंगे। इसका मतलब आपको क्या हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है। अब ये डिजीज किस तरह की है, क्या ये डिजीज आपसे किसी में फैल सकती है या किसी से आप में नहीं जाएगी? तो इस आधार पर, इस बेसिस पर दो तरह की डिजीज हो गई, एक हो गई फैलने वाली और दूसरी हो गई नहीं फैलने वाली, यानी कि कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर है? डिजीज दो टाइप की हैं, क्या होती है मैं समझा चुका हूं। क्लासिफिकेशन इसका हम दो तरह कर सकते हैं, एक फैलने वाली और नहीं फैलने वाली। फैलने वाले भी दुनिया में भर भर कर हैं और नहीं फैलने वाली भी दुनिया में भर भर कर हैं। दोनों ही खतरनाक हैं, हमें दोनों से ही बच के रहना है, फिर भी हम बीमार हो सकते हैं। देखिए क्या है, जो फैलने वाली है उनको हमने कुछ कैटेगरी में आगे डिवाइड कर दिया कि कुछ बैक्टीरिया से फैलती हैं, कुछ वायरल से फैलती हैं, कुछ फंगल से फैलती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ये सब फैलने वाली बीमारियां हैं, यानी कि कोई एक पर्सन है, उससे दूसरे पर्सन को ये जा सकती है, फैल सकती है। जैसे कि कोविड, अरे हाँ या ना, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जैसे कि दांत खाज खुजली, समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब फैलने वाली है। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल। अरे किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्या आपको होगा? उसके साथ रहने से, उससे बातचीत करने से, उसके पास जाने से नहीं होगा। ये नॉन कम्युनिकेबल है। दूसरा है कैंसर, बहुत खतरनाक बीमारी है। आपका शरीर ही कुछ ऐसी प्रक्रिया कर बैठता है कि वही आपकी शरीर की जो सेल्स हैं वही आपके लिए खतरनाक हो जाती हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में। और मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में अगर सबसे खतरनाक कोई बीमारी है तो वो है कर्क रोग, कैंसर। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है। खैनी, पान मसाला, चेनी, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। लाइलाज बीमारी है कैंसर। सर इलाज तो होता है, अरे सक्सेसफुल कितना होता है? तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। याद करो, मूवी देखने जाते हो, एक मुकेश आता है, मुकेश गुटके वाला, हेलो मैं मुकेश, मेरे पास बहुत पैसा था, माँ की 2 चूड़ियाँ बेचनी पड़ी इलाज के लिए। इतनी खतरनाक स्थिति हो जाती है, इतना महंगा इलाज है। तो दूर रही हैं, भगवान हम सबको इससे बचाएं। लेकिन ये कैंसर फैलती नहीं है, जिस पर्सन को है उसी पर्सन को रहेगी। दूसरा है डायबिटीज, आपको शुगर की बीमारी है, मीठा खाने को, आपको रसगुल्ला खाने को मना किया हुआ है, तो क्या हम भी रसगुल्ला ना खाएं? हम तो खाएंगे जी। आपको डायबिटीज है और आपको चिढ़ा चिढ़ा के खाएंगे, क्योंकि हमको नहीं होगी। दूसरा एलर्जी, अगर आपकी बॉडी किसी के लिए एलर्जी है, एलर्जी रखती है, तो क्या मेरी बॉडी भी रखेगी आपके साथ बातचीत करने से? नहीं सर, नहीं रखेगी। समझ में आया? दूसरा, आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई, बाल झड़ रहे हैं, क्या पड़ोसी के भी बाल झड़ेंगे उसी विटामिन की कमी से? नहीं भैया, वो आपके अंदर हुई है ना, उसके अंदर नहीं हुई, वो फैलेगी नहीं। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको फैलने के लिए, मनीष जी कैंसर जेनेटिक नहीं होता, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कैंसर की होने की प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती है, मतलब किसी को कैंसर रहा है तो चांसेस हैं आगे भी कैंसर हो सकता है, लेकिन हम कैंसर को जेनेटिक नहीं मानते। क्लियर? डायबिटीज के साथ भी सेम केस है, जेनेटिक्स नहीं होती, जेनेटिकली आगे नहीं बढ़ती, लेकिन होने के चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई बीमारी है तो उसे थोड़ा सा विशेष ख्याल रखा जाए। हाँ, हेयर फॉल के कई कारण हैं बेटा, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, है ना? तो विटामिन की कमी, स्ट्रेस, हार्मोनल, बहुत सारी चीजें हैं। आएगा शिव प्रताप जी, आगे आएगा, उनको जिन वगैरह सब। तो ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को कि कौन सी बीमारी फैलती है, कौन सी नहीं फैलती है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक बात हुई डिसीज की। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है, ध्यान से समझेंगे। आप हर रोज इस जालिम दुनिया का सामना करते हैं। जालिम दुनिया से मतलब हर रोज बैक्टीरिया, हर रोज वायरस, हर रोज फंगस के संपर्क में आते हैं। क्या कभी ना कभी आप कोविड वायरस के संपर्क में भी आए होंगे? हो सकता है आए हों, लेकिन क्या कभी हर बार आप बीमार पड़े? क्या हर बार आप बीमार पड़े? नहीं।
कभी कभी सर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जब आपका एक्सपोजर रोज उन बैक्टीरिया से, उन, मैं अब पैथोजन वर्ड यूज करूंगा, है ना, उन पैथोजन से हो रहा है, तो क्या आप हर बार बीमार पड़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ है आपकी बॉडी में जो आपको बचा रहा है। अरे आपका खाना पचा रहा है, डाइजेशन आपको सांस दिला रहा है, रेस्पिरेटरी, आपका एक्सक्रीटा निकाल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसी तरीके से आपको बचा रहा है आपका इम्यून सिस्टम। तो आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी बॉडी का एक रेसिस्टेंस है, आपकी बॉडी का एक रेसिस्टेंस पावर है। और वो जब भी उन एक्सपोजर आता है, उन पैथोजन के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और वो इम्यून रिस्पॉन्स उन पैथोजन्स को खत्म कर देता है, तो आप बीमार होने से बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतने दुश्मन आ जाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, या इसको ऐसे कहूं कि इतने दुश्मन आ गए और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर था, बेचारा लड़ नहीं पाया, आप बीमार पड़ गए, फिर आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ी अपने इम्यून सिस्टम को सही करने में, साथ ही साथ उन पैथोजन को खत्म करने में। समझ में आया? तो इम्यूनिटी और कुछ नहीं, आपकी बॉडी का एक रेसिस्टेंस पावर है जो कि क्या कर रहा है, पैथोजन से आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अब सर पैथोजन क्या है? तो पैथोजन और कुछ नहीं, डिजीज कॉजिंग एजेंट या माइक्रोब। ऐसा हर एक एजेंट जो डिजीज कॉज कर सके उसको आप क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। पैथोजन, मान लीजिए ये पैथोजन है, इस पैथोजन के ऊपर लगे होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के, कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। पैथोजन के ऊपर लगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल कहलाते हैं एंटीजन। जब आपकी बॉडी में पैथोजन आएगा, साथ में क्या लेके आएगा? एंटीजन लेके आएगा। एंटीजन क्या है सर? एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, जो आपके अंदर किसका प्रोडक्शन शुरू करवा दे? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू करा दे। सर एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल है जो आपका इम्यून सिस्टम बनाता है। एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और नेचर है इसकी ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक क्या है? ये सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, जो कब बनेगा? जब आपकी बॉडी में क्या आएगा? एंटीजन आएगा। यानी कि एंटीजन कौन? जो एंटीबॉडी बनवाए। और एंटीबॉडी कौन? जो आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को खत्म करने के लिए बनवाए। कैसा है? सोल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आ रही है? हाँ, एंटीजन हार्मफुल होता है, बिल्कुल। हर एक फॉरेन पार्टिकल आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उसकी पावर क्या है। अरे कोविड भी हार्मफुल है, लेकिन किसी के अंदर गया लेकिन कोई असर नहीं किया क्योंकि इम्यून सिस्टम लड़ लिया। हार्मफुल है या नहीं ये तो पता चलेगा आपका इम्यून सिस्टम लड़ पा रहा है या नहीं। समझ पाए? अरे एंटीबॉडी, ये क्या बात हुई? एंटीजन तो अच्छा होगा ना, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनवाएगा। मतलब कोई टेररिस्ट देश में घुस रहा है तो अच्छा है ना सर, वो तो हमारे देश में सैनिकों से गोलियां चलवाएगा, हमारे आर्मी वाले गोली चलाएंगे। हम भी तो घायल हो सकते हैं, हमारे जवान भी तो घायल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, हमारे देश पे अटैक हो रहा है। तो एंटीजन अच्छा कैसे हुआ? एंटीजन, आपके पास भी एंटीजन है जो कि आपके खुद का एंटीजन है, बॉडी उसको पहचानती है, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन ऐसे एंटीजन जो बाहर से आए हैं, जिनको आपका इम्यून सिस्टम पहचानता नहीं है, वो जब आएगा पैथोजन के साथ तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। क्लियर? समझ में आया यहां तक?
अब देखो, आपके अंदर एंटीजन आया, आपके अंदर एंटीजन आया और आपकी बॉडी ने क्या बनाया? आपकी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी। तो एंटीजन आ चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है। क्या हमने एंटीबॉडी को इसलिए बनाया कि एंटीजन से लड़ सके? क्या हमने एंटीबॉडी को इसलिए बनाया कि एंटीजन से लड़ सके? हाँ, तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है, जो इन दोनों की लड़ाई है, उस लड़ाई को क्या नाम देंगे? एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे भाई? एग्लूटिनेशन। समझ में आया? समझ में आ गया? एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई को ही हम एग्लूटिनेशन कह रहे हैं। अगला है ऑप्सिनाइजेशन। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर? ये आगे आएगा आपका बेटा आपके बॉडी फ्लूइड्स में। मनीष जी, बॉडी फ्लूइड्स में है ना, बॉडी फ्लूइड्स के साथ रह सकती है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब अगला आता है टॉक्सिन, टॉक्सोइड और वेनम। चलिए बताइए, टॉक्सिन क्या है, टॉक्सोइड क्या है और वेनम क्या है? तो देखिए, मैंने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा। क्या मैंने ऐसा कहा? आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा। बिल्कुल जाएगा सर। जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा, तो वो पैथोजन जाके क्या करेगा? वो पैथोजन जाके क्या करेगा? कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज करेगा। हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन। क्या बोलते हैं? टॉक्सिन। क्लियर? टॉक्सिन जाएगा, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम डालेगा, एंटीबॉडी बनेगी, सब होगा। फिर टॉक्सोइड क्या है सर? ये टॉक्सोइड क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सौम्या ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जब हम मलेरिया पढ़ेंगे तो हमारे अंदर हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है हमारे आरबीसी के फटने से। जब हम मलेरिया पढ़ेंगे तो वो हमें बीमार करता है। अब टॉक्सोइड क्या है सर? कि जो टॉक्सिन था ना, जो हमारे लिए बहुत बुरा था, उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया? इनएक्टिवेट कर दिया, मार दिया, तोड़ दिया, एटीन्यूटेट कर दिया, घायल कर दिया। अब उसमें वो टॉक्सिन तो है लेकिन बीमार नहीं कर सकता। वो टॉक्सिन तो है लेकिन बीमार नहीं कर सकता। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को ही हम क्या कहते हैं? टॉक्सोइड। इसी को हम क्या कहते हैं? टॉक्सोइड। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए, फिर आता है वेनम। वेनम क्या है? एक नाम सुना होगा पॉइजन, एक सुना होगा वेनम। दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मारेंगे दोनों ही, मार दोनों ही सकते हैं। वेनम आपकी बॉडी में जाता है किसी एनिमल के बाइट करने से। स्नेक ने कर लिया, बिच्छू ने कर लिया, है ना, स्कॉर्पियन ने, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, या कोई जहरीला कीड़ा आपको खा गया, बाइट कर लिया, तो आपके अंदर क्या चला गया? वेनम चला गया। डायरेक्ट कहाँ गया? आपके ब्लड स्ट्रीम में। डायरेक्ट आपके कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन जो पॉइजन होता है, लेकिन जो पॉइजन होता है उसको आप खाते हैं। लाइक सड़े गला खाना खा लिया, पॉइजनस था, केमिकल्स थे, है ना। और वीकेंड से आप कोई एप्पल खा रहे हो, उस एप्पल ने अंदर ही अंदर कोई पॉइजन बना लिया था, तो डायरेक्ट वो आपके ब्लड में नहीं जा रहा, आप उसको खा रहे हो, फिर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। इनडायरेक्टली ब्लड में जाए पॉइजन है, डायरेक्टली कोई इंजेक्ट कर दे आपके अंदर, वो वेनम है। कभी सुना है क्या वेनम खा के मर गया? ऐसा कहते हैं, पॉइजन खा के मर गया। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ, पॉइजन भी बेटा लिविंग बॉडी में बन सकता है ना। टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय द पैथोजन इन द बॉडी। टॉक्सोइड, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, ऐसा टॉक्सिन जिनमें अब बीमार करने की क्षमता नहीं रही, उनका हम यूज कर सकते हैं वैक्सीन बनाने में। क्लियर?
हाँ कर रहा हूं ना वंशिका जी। टॉक्सिन तो वो जो पैथोजन जाए आपकी बॉडी में और कुछ केमिकल रिलीज करे, उसी टॉक्सिन को अगर इनएक्टिवेटेड कर देते हो तो टॉक्सोइड है। वेनम क्या है कि सांप ने आपको काट लिया, किसी जानवर ने आपको काट लिया और डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में उसने अपना केमिकल, दैट इज वेनम, वो रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, उसे वेनम बोलेंगे। आपने कुछ खा लिया, कुछ पॉइजनस खा लिया, वो पॉइजनस है ना। समझ में आ गई चीज। अब इस 8th पॉइंट को समझेंगे। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सीरम। सीरम क्या होता है? आपने ब्लड का नाम सुना है क्या? सुना है क्या? आपकी बॉडी में ब्लड है? बिल्कुल है। इस ब्लड में दोनों चीजें हैं, ब्लड कार्पसेस है और प्लाज्मा है, ये तो पता होगा ना। अगर मैं इस ब्लड कार्पसेस को हटा दूं तो सिर्फ क्या बचेगा? प्लाज्मा। और अगर इस प्लाज्मा में से मैं क्या हटा दूं? क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूं। क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूं तो मेरे पास जो बच के आएगा वो कौन होगा? सीरम। नहीं इमरान जी, फुल्ली फंक्शन होता है और आपके स्पर्म को जो है फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है वो खा जाता है। इसलिए तो मिलियंस स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, इंसेमिनेट करते हैं। मिलियंस स्पर्म इंसेमिनेट होते हैं वेजाइना में, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते पहुंचते उनका अमाउंट लगभग 150 से 200 ही रह जाता है। मिलियंस स्पर्म छोड़े थे, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते 200 रह गए, बाकी कहां गए? क्या सब मर गए? अरे नहीं जी, फीमेल का इम्यून सिस्टम खा गया। इसी की तो हेल्प ली थी लिप्स लूप में कि पहले ही फेगोसाइटोसिस तगड़ा होता है, हम और बढ़ा देते हैं ताकि जो बचे कुछ स्पर्म है वो भी ना जा पाए। अरे कनेक्ट कीजिए बायोलॉजी को यार, कनेक्ट कीजिए। समझ में आया? बिल्कुल फॉरेन बॉडी है फीमेल के लिए। बेटा पैथोजन के ऊपर एंटीजन होता है ना केतन, ये बताया ना मैंने। पैथोजन उसके अपने साथ प्रोटीन के मोल, ये पैथोजन तो एक सेल है, प्रॉपर सेल है, प्रॉपर सेल है। जैसे बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, प्रॉपर सेल है, ये पैथोजन है। इसके ऊपर कौन लगे होंगे? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, इसके सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर है एक तरीके से, वो एंटीजन है। आपकी बॉडी में जो सेल है उसके ऊपर भी एंटीजन है। मेरे पास भी अपने एंटीजन है, आपके पास अपने एंटीजन है, लेकिन उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो मेरे हैं, अपने हैं। अपनों को मारता है क्या भला कोई? लेकिन कोई बाहर से अगर मैं ले आऊं, चाहे बैक्टीरिया, अरे चाहे मैं आपका किडनी, इंसान का किडनी अपने अपने ही इंसान में लगाऊं तो भी इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है। अरे ये तो दूसरे का एंटीजन है, मारो मारो भगाओ, ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे देखेंगे आगे। बेटा आईयूडी कोई लिविंग थोड़ी है, तो हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन जो साइड इफेक्ट तो देखने को मिलते हैं ना यश कुमार भाई। आईयूडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल है बॉडी के लिए, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही है, तो पहली बात तो उस आईयूडी का कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि लिविंग नहीं है। तो सर फिर हमारे कुछ होगा तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है हमारा, उस जगह पे यूट्रस में एक्टिवेटेड है, क्या हो गया? हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, तो वो तो साइड इफेक्ट में हमने बात की थी ना कि हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको मिलेगा, कम या ज्यादा। बिल्कुल स्नेहा, स्नेहा भार्गव। चलिए, तो सीरम समझ में आया। अच्छा, आपकी बॉडी में जो कुछ भी है सब ब्लड में घूम रहा है, ग्लूकोज हो, हार्मोन हो, उसी तरीके से जो एंटीबॉडी है ना, वो एंटीबॉडी भी आपके कहाँ घूम रही है? ब्लड में घूम रही है। सर ब्लड के कौन से पार्ट में है? क्या आरबीसी में है, डब्ल्यूबीसी में है, प्लेटलेट्स में? अरे नहीं, वो आपके प्लाज्मा में है। और उस प्लाज्मा को मैंने अलग कर लिया, तो मेरे पास सीरम में क्या आ गई? क्या एंटीबॉडी आ गई? सीरम में मैं एंटीबॉडी कह सकता हूं? हाँ सर कह सकते हो। तो देखो सुनो, आपको सांप ने काट लिया है ना, आज शाम को पार्क में घूमने जाओगे, खाना खाने के बाद वहां पे एक सांप बैठा है जो आपको काट लेगा। तो जब वो सांप आपको काटेगा तो सांप ने अपना वेनम किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया? आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल यानी कि वो वेनम आपकी बॉडी के अंदर गया, क्या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी? क्या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी? हाँ कर देगी सर। तो मैं थोड़ी देर बैठूंगा वहां पे और मेरी वो जहर मेरे अंदर फैलता जाएगा, एंटीबॉडी बनती जाएगी और एंटीबॉडी उस जहर को मार देगी और मैं घर पे आ जाऊंगा।
नहीं, अचानक से बहुत ज्यादा जहर आपके अंदर डाल दिया उस सांप ने। आपकी बॉडी एंटीबॉडी तो बना रही है, लेकिन इतने से टाइम में वो इतनी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी कि आपको बचा सके, तो आपकी मौत हो सकती है। तो तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। एक इंजेक्शन आपके अंदर लगा दिया जाएगा। उस इंजेक्शन में और कुछ नहीं होता, उस सांप के जहर के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हमने आपके अंदर दे दी। आपके शरीर तो बना ही रहा था, लेकिन वक्त लेता, तुम निपट जाते। कल अखबार में आते सर्पदंश से एक बच्चे की मौत, तो आपको बचा लिया गया क्योंकि सही समय पर आपको वक्त रहते एंटीबॉडी लगा दी गई। अचानक से एंटीबॉडी आ गई, जहर के खिलाफ लड़ेगी, आप बच जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन उस इंजेक्शन में एंटीबॉडी कहां से आई? क्या उस सांप को इंजेक्शन देके एंटीबॉडी लगाई थी क्या उससे? नहीं, ये एंटीबॉडी बनाई जाती है ना, ये एंटीबॉडी बनाई जाती है। आपने सुना होगा जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस, उनको यूज किया जाता है। हल्का हल्का जहर उनके अंदर डालते हैं। वो जहर जब डालते रहेंगे घोड़े के अंदर, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती रहेगी और क्या होता रहेगा, वहां पे एंटीबॉडी बनती रहेगी। फिर हम उस घोड़े से उस एंटीबॉडी को लेंगे, इंजेक्शन तैयार कर लेंगे और बाजार में भेज देंगे। सांप काटा, आप जाके लगवा लीजिए। क्लियर? बिल्कुल। आपको कौन सा सांप काटा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर सांप के जहर के लिए अलग एंटीबॉडी आती है ना। न्यूरोटॉक्सिक, होमोटॉक्सिक, कई तरह के दो तीन तरह के जहर होते हैं, उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो होता क्या है कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहां के डॉक्टर को पता होता है कि यहाँ पे कौन सा सांप मिलता है, तो उसको जनरली पता रहता है। वरना आप उस सांप को देखेंगे कि ऐसा लंबा सा था सर, काला काला सा, ऐसे ऐसे कर रहा था, जीभ निकाल रहा था, पीछे 2 डिजाइन बनी हुई थी। आप ऐसे ऐसे करके बताएंगे, आपको नाम तो नहीं पता, डॉक्टर समझ जाएगा कोबरा है ना। या पीछे ऐसे झुनझुना बजा रहा था, ऐसे झर 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 आवाज आ रही थी, पीछे एक खिलौना सा बन रहा था, समझ जाएगा रेटल स्नेक है। तो बताएंगे ना, और उसको पता रहेगा इस इलाके में ये सांप मिलता है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी लगा देगा। तो वो जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंटीबॉडी की वजह से और आप बच जाएंगे। बनी कैसे, मैंने आपको बता दी, घोड़े से ले ली, इंजेक्शन प्राप्त कर दिए। तो किसी जहर के खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी है, तो नाम दे देंगे एंटीवेनम। क्या नाम दे देंगे? एंटीवेनम। क्लियर? किसी जहर के खिलाफ, किसी टॉक्सिन के खिलाफ है तो नाम दे देंगे एंटीटॉक्सिन। और किसी बीमारी के खिलाफ है तो नाम दे देंगे एंटी सीरम। ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडी हो, ऐसा वेनम ऐसा इंजेक्शन जिसमें वेनम के खिलाफ एंटीबॉडी हो, जिसमें टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी हो। क्लियर? कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये तो काम की चीज लगाई है हमने। जैसे लिखा हुआ है ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नहीं, एंटी टिटनेस सीरम। ADS, एंटी डिप्थीरियल सीरम, मनीष जी मैक्सिमम हॉर्स में यूज करते हैं। ARS, एंटी रेबीज सीरम। सुना होगा ना, कुत्ते ने काट लिया इंजेक्शन लगेंगे। कुत्ते ने जब आपको काटा तो उसने आपके अंदर रेबीज के पैथोजन डाल दिए। अब रेबीज चला गया, भर भर के चला गया, बहुत बहुत अंधा चला गया, मतलब एकदम सॉलिड। अब वो अंदर चला गया। अब आपकी बॉडी का दिमाग खराब, ये साला इतना पैथोजन आ गया, हम इतनी जल्दी एंटीबॉडी कैसे बनाए, चलो हम थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। इतने समझदार होगा तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा और जाके वहां पे रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेगा। रेबीज का नहीं लगाया, रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी थी, वो इंजेक्शन लगवाया, नाम दे दिया ARS, एंटी रेबीज सीरम। आप गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके कहते हैं ना, टिटनेस का इंजेक्शन तो लगवाया था, टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं, है ना। तो टिटनेस के खिलाफ उसमें एंटीबॉडी है, तो वो हमें बचा लेगी। समझ में आया आपको? बोलिए भाई। एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटीटॉक्सिन, ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी हो। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी क्या होगा इनमें? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी होगी, जो हमने घोड़े की हेल्प से बनाई है। क्लियर है? वैक्सीन अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं वैक्सीन लगा रहा हूं तो एंटीबॉडी नहीं लगा रहा हूं, तब तो मैं पैथोजन दे रहा हूं, बीमार करने वाला डाल रहा हूं। 2 बूंद जिंदगी की पी है पोलियो की, उस पोलियो में पोलियो की दवा नहीं है। गलत सौम्या जी, पोलियो की दवा नहीं है,
वो तो पोलियो का वायरस है जो मैं आपको पिला रहा हूं, ताकि आपको पोलियो ना हो। समझ पा रहे हो? वो इनएक्टिवेटेड है सर, हमारी मेमोरी बना देगा, आ जाए। अरे कोरोना वायरस लगता है, अभी टीका लगता है, वैक्सीन लगता है, उसमें कोरोना वायरस ही तो है, लेकिन मार दिया, वीक कर दिया। मेरी बॉडी में जाएगा, बीमार नहीं करेगा, लेकिन एंटीबॉडी बनवा देगा। समझ पा रहे हैं? एक यादाश्त बना देगा मेरी इम्यून सिस्टम के पास, और वो यादाश्त हमारे पास रहेगी। और जब नेचुरल कभी भीड़ से मेरे पास अगर वैक्सीन कोरोना आने की कोशिश करेगा और मेरे अंदर चला गया, तो मेरे इम्यून सिस्टम को पता है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है, मैं इसको मार सकता हूं, कैसे मारा था पता है, तो वो फटाफट से एंटीबॉडी बनवाएगा, कोरोना वायरस को मार देगा, हमें बीमार नहीं होने देगा, हमें मरने नहीं देगा। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बच्चों में भी वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरी सारी टर्मिनोलॉजी, सारी बातें समझ में आई? एंटी सीरम ऐसा इंजेक्शन, ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, डिजीज के लिए एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है, उसको एंटी सीरम कहेंगे। तुषार, फीवर का आना अच्छी बात है, फीवर का हल्का सा फीवर आया है मतलब आपकी बॉडी में वो वैक्सीन काम कर रहा है, आपका बॉडी लड़ रहा है, आप हल्के से बीमार हो सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे। ये वैक्सीनेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आगे पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, सारी चीजें वहां क्लियर हो गई। एग्लूटिनेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। अरे मुझे भी फीवर नहीं आया था, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों वैक्सीन लग गई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ बात बता रहा हूं, किसी का अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो फीवर आएगा, किसी का स्ट्रॉन्ग है तो फीवर नहीं आएगा। लड़ लिए हम, वो वीक तो पहले था, लड़ लिए, मेमोरी बना ली। क्लियर? क्लियर है? वैक्सीनेशन हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। एस का मतलब क्या? सीरम, सीरम। एटीएस मतलब एंटी टिटनस सीरम, एडीएस मतलब एंटी डिप्थीरियल सीरम, एआरएस मतलब एंटी रेबीज सीरम। ऐसा सीरम जिसमें रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है। क्लियर? चलिए, इम्यूनिटी ये बता चुका हूं मैं आपको, इम्यूनिटी क्या है, यानी कि आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस पावर, आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस पावर जो आपकी बॉडी को बचाए। तो जब आप पैदा हुए हैं, जब आप पैदा हुए हैं तो किसी एक इम्यूनिटी के साथ हुए हैं। जो इम्यूनिटी आपके साथ पैदा हुई है उसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी। बाय बर्थ, बर्थ के साथ आपके साथ आई है, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, इसके लिए मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूं, सबके लिए एक जैसा। कौन है सबके लिए एक जैसा? वह है इन्नेट इम्यूनिटी। कोई भी दुश्मन आए, मेरे पास कोई विशेष हथियार नहीं है, मेरे पास एक हथियार है जो मैं सबके खिलाफ यूज करूंगा, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। वो कौन है? इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन जब आप पैदा हो गए तो आप इस जालिम दुनिया का सामना कर रहे हो, आप नए नए पैदा हुए हो, आपके मामा जी आए, कानपुर वाले मामा जी, अरे वाह मेरा भांजा आया है, मेरी भांजी आई है, आपको गोदी में उठा लिया। पूरे रास्ते सफर करके आए थे, पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया साथ में लेके आए थे, जाके तुम्हें उठाया, ओले मिला बाबू, ऐसे पप्पियां कर रहे हैं, चुम्मियां दे रहे हैं, वो पैथोजन चला गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। गुटखा खा रखा था, चला गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो तब आप जब लड़ते 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 जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी में तब जो इम्यूनिटी आ रही है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आप पैदा हुए हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक जैसी है। लेकिन जब आप बर्थ के बाद, जब आप
चला रहे हैं अपना जीवन और लड़ रहे हैं इस जालिम दुनिया के पैथोजन से, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। नहीं मरेगा इमरान जी। अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा खतरनाक पैथोजन है तो उसको बीमार जरूर करेगा। आपके अंदर जहर थोड़ी है, आप पॉइजनस थोड़ी हैं। आप किसी को बाइट कर रहे हैं तो आप जहर थोड़ी डाल रहे हैं उसके अंदर। सांप ने तो बाइट किया, जहर डाल दिया। लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी है तो वो उसको होने के चांसेस हैं। चलिए, तो जो एक्वायर्ड की हम बात कर रहे थे, तो एक्वायर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब जैसा दुश्मन वैसा हथियार, जैसा गाल वैसा तमाचा। सब गालों के लिए एक तमाचा नहीं, सब गालों के लिए एक तमाचा तो किसके पास? इन्नेट इम्यूनिटी के पास। सबके लिए एक हथियार, लेकिन एक्वायर्ड के पास अलग अलग हथियार हैं। जैसा पैथोजन वैसा हथियार, सबके लिए एक जैसा नहीं सर, ये स्पेसिफिक है। आगे बात करते हैं। एक्वायर्ड के दो पार्ट हैं, एक्टिव और पैसिव। जब मॉड्यूल देखेंगे तो मॉड्यूल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इस बार, आप उसको सही कर लें। ये जो क्लासिफिकेशन है वो मॉड्यूल में इन्नेट का बता रखा है, जबकि इन्नेट का क्लासिफिकेशन नहीं है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव एक्वायर्ड का क्लासिफिकेशन है। चलिए, एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों में एंटीबॉडी का रोल रहेगा। मैं ध्यान से सुनना, ये मेरी बातें ध्यान से सुनना आने वाली। एक्टिव हो पैसिव हो, दोनों में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एक में यानी कि एक्टिव में मेरी बॉडी खुद, मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन पैसिव में मुझे बाहर से एंटीबॉडी मिलेगी। एक्टिव में एंटीबॉडी बनाएगी, पैसिव में बाहर से मिलेगी। मैं जा रहा हूं, अचानक किसी ने छींका, मेरे अंदर पैथोजन चले गए। पैथोजन गए तो क्या मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी? बनाएगी। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। अरे है कि नहीं? चलिए, ये जो पैथोजन गए, क्या किसी ने डाले या नेचुरल गए? किसी ने डाले या नेचुरल गए? नेचुरल गए। तो ये इम्यूनिटी कौन सी होगी? नेचुरल और एक्टिव। अरे हां या ना? लेकिन मुझे कोरोना का टीका लगा, मुझे कोरोना का वैक्सीन लगा। जब मुझे कोरोना का वैक्सीन लगा तो मेरे अंदर कोरोना के पैथोजन गए, क्या मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी? बनाएगी। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव सर। लेकिन नेचुरल नहीं गए, किसी ने दिए हैं आपको, तो आर्टिफिशियल एक्टिव। तो जितने भी वैक्सीनेशन है वो सब आर्टिफिशियल है। हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो एक्टिव आर्टिफिशियल। नेचुरल इन्फेक्शन जितने भी हैं जो हमें आए चलते होते हैं, उनमें भी एंटीबॉडी बनेगी सर, नेचुरल और एक्टिव। लेकिन याद करो, जब मैं अपनी मां के यूट्रस में था तो प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी आ रही थी। मदर की बनी हुई एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर मेरे अंदर आ रही थी। क्या मेरे अंदर एंटीबॉडी मैंने बनाई? नहीं सर, आपने नहीं बनाई, आपकी मदर से आई। पैसिव। एंटीबॉडी का रोल तो है, एक्टिव में भी था, लेकिन एक्टिव में मेरी बॉडी खुद बना रही थी, पैसिव में मेरी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, बाहर से मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है। क्या नेचुरल है मदर से एंटीबॉडी का आना प्लेसेंटा के थ्रू? बिल्कुल सर। आईजीजी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और वो नेचुरली आई है, बाहर से आई है, इसलिए नेचुरल पैसिव हो गया। हमने जब मां का दूध पिया, कोलेस्ट्रम लिया, तो उसमें भी आईजीए एंटीबॉडी थी, नेचुरल आई है, बाहर से आई है, नेचुरल पैसिव हो गया। क्लियर? दूसरा, मान लीजिए मुझे सांप ने काट लिया, मुझे आपने बाहर से एंटीबॉडी दे दी, बाहर से एंटीबॉडी दे दी, तो पैसिव या एक्टिव? जाहिर सी बात है पैसिव। लेकिन क्या नेचुरली दी? नहीं सर, आर्टिफिशियली दी। तो एंटी सीरम दो, एंटी वेनम दो, एंटी टॉक्सिन दो, सब में बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं, इसलिए पैसिव, और आर्टिफिशियली दे रहे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल पैसिव। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कर देता है। कौन है साहब, कौन पूछ रहे हैं? हाँ कृतिका जी, बिल्कुल। क्या आपको ये बात समझ में आई?
मैंने आपको इंजेक्शन में भर के एंटीबॉडी लगा दी, इंजेक्शन में भर के एंटीबॉडी लगा दी, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। मैंने आपको भर के पोलियो की दवा पिला दी, पोलियो की दवा पिला दी, एक्टिव के पैसिव? एक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? अब दोनों नेचुरल हैं, दोनों आर्टिफिशियल हैं, समझ जाएंगे। नेचुरल आ रहा है तो नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल आ रहा है तो आर्टिफिशियल एक्टिव। ध्यान रखो, एंटीबॉडी खुद बॉडी बना रही है, एक्टिव। खुद बॉडी नहीं बना रही है, पैसिव। कर लेंगे आप? चलिए, अब हम दो तरह की इम्यूनिटी हमने देखी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप हर रोज पैथोजन के संपर्क में आते हैं, लेकिन हर बार बीमार नहीं होते, क्योंकि आपको इम्यूनिटी बचा लेती है। सर कौन सी इम्यूनिटी बचाती है? इन्नेट बचाती है कि एक्वायर्ड बचाती है? दोनों बचाती है। अरे देश पे हमला हो तो सबसे पहले बीएसएफ खड़ा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके बाद अंदर आर्मी है कि अगर बीएसएफ कमजोर पड़ने लगे तो वो आर्मी काम करने लग जाए। अगर हमारे अंदर तक दुश्मन घुसाए तो यहाँ पे हमारे अंदर इंटरनल इंटेलिजेंस है, पुलिस है जो हमारी रक्षा करेगी। तो इसलिए कदम कदम पर हमने कुछ डिफेंस की लाइन लगा रखी है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रही है, तीनों एक साथ काम करती हैं। इन्नेट भी काम कर रही है, एक्वायर्ड भी काम कर रही है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम इन्नेट को कंप्लीट करेंगे, फिर एक्वायर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, बाय बर्थ प्रेजेंट हो, जन्म के साथ आपके साथ आए। और ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक, सेम फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसी। कोई भी आए, तरीका एक है रोकने का, अलग अलग नहीं है। पैथोजन कोई सा भी आए, मेरे पास तरीका सेम है, अलग अलग नहीं है। किसके पास? इन्नेट के पास। लेकिन एक्वायर्ड के पास सबके लिए अलग अलग, नॉन स्पेसिफिक। बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये बैरियर है, कुछ नहीं है, बैरियर है। जैसे आपके घर पे गेट लगा है, अगर गेट अंदर से बंद है, गेट अंदर से बंद है तो डॉगी आए तो भी नहीं खुलेगा, तुम आओ तो भी नहीं खुलेगा, अपने आप नहीं खुलेगा, रोकेगा। उसका काम है सबको रोकना। घर वाले आए तो भी नहीं, बाहर वाला आए तो भी नहीं, उसका काम है रोकना, अपने को खड़े रहना बाबा, कोई भी आए। वो समझदार नहीं है इतना कि तुम आ रहे हो खुल जाए, कोई और आए तो नहीं खुले। तो ये बैरियर है, बैरियर लगा रहता है रोड पे। आपकी गाड़ी जाएगी, रोकनी पड़ेगी, पुलिस की गाड़ी आएगी तो भी रुकेगी, लेकिन हट जाएगी। तो बैरियर समझदार नहीं है, वो तो सबको रोकेगा। सिंपल बैरियर, चार बैरियर है इन्नेट इम्यूनिटी में: फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये चारों बैरियर किसके पार्ट है? इन्नेट इम्यूनिटी के। ये चारों कैसे हैं? नॉन स्पेसिफिक। कैसे हैं? नॉन स्पेसिफिक। इनके पास अलग अलग तरीका नहीं है, सबके पास सेम तरीका है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। क्लियर है यहां तक? बोलो, समझ में आया सभी को? चलिए, इसके आगे फिर हम कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?